हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी के 100 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसके बारे में बात करने वाले हैं और पढ़ाएंगे भी और आपको समझाते हुए एक एक लाइन को चलेंगे। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोग के पास शेयर करिए। यहाँ पर फ्री में आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा। पहले सब्जेक्टिव करा देता हूँ, उसके बाद और इससे पहले वाले वीडियो आप जाके देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 8 तक बता दिया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज 9 से स्टार्ट करने वाला हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण कौन थे? आप सबको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण एक लेखक है और संपूर्ण क्रांति का लेखक है। आपके जो पाठ में जो है, तो इस कौन किस किस को याद था वो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ाते हुए चलते हैं। जयप्रकाश नारायण कौन थे उसके बारे में आपको लिखना है अच्छा से। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन का वाला मैं 2 नंबर का भी करा रहा हूँ, 5 नंबर का भी कराऊँगा। इससे थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप सबको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समझाते हुए चलेंगे कि आपको पूरा ईजी लगेंगे। चलिए पहले 2 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। तो जयप्रकाश नारायण कौन थे? उत्तर में आपको लिखना है जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दी। जयप्रकाश नारायण, आप अगर इस चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति, तो उसमें सिर्फ क्रांति के बारे में उस पूरा चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगर किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से पढ़ाया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन सब बिल्कुल इजी लगेगा। यहाँ पे तो हम आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं। अगर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक बार रीड करिएगा अपने बुक में। जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, वो महान स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, उसके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्रांति के अग्रदूत थे। वो लड़ने के लिए संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन किया था, चैप्टर में आपको पढ़ाया होगा, वो काले घोड़े के बारे में था, ऐसे ही कुछ था। तो पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दी। वही जब वो स्वतंत्रता जब भारत को मिल गया, उसके बाद भी वो संपूर्ण क्रांति का अग्रदूत लेकर पूरा उन्होंने इधर क्रांति फैला दी। यही सब लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? उत्तर, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इस कारण ही देश के समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है। जनता अन्याय से नीचे दबी है। आप सबको भ्रष्टाचार पे तो आप सबको भी बहुत याद होगा, या अभी क्या चल रहा है भारत में या बिहार में, कहीं भी भ्रष्टाचार की जड़ सरकार लोग ही होते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पर ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए किसी को। सब कारण होते हैं, इसलिए तो हम अपने सबको तो सिर्फ आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं। इस कारण ही देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है। जनता अन्याय के नीचे दबी है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पक्का आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बीच में आ गया है। क्या है? गांधी, नेहरू और बोस का नाम किस पाठ में आया है? गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का नाम किस पाठ में आया है? ये नाम संपूर्ण क्रांति पाठ में आया है, क्योंकि उसमें संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी जो लिखे थे चैप्टर को, उसी में तीनों का नाम लिया है जयप्रकाश नारायण जी। तो आपको क्वेश्चन आएगा गांधी, नेहरू और बोस का नाम किस पाठ में आया है? तो ये संपूर्ण क्रांति पाठ में आया है। चलिए, ये तो 1 नंबर का था।
अब 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो उत्तर में लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 1974 ईस्वी के मद्रास में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ हुआ, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी मद्रास में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में, और कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ था। उसके बाद क्या है, वेल्लोर अस्पताल जाने के क्रम में जयप्रकाश बाबू मद्रास में चेन्नई अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके। जब वो बीमार था तो वो अपने मित्र का नाम क्या था, ईश्वर अय्यर के पास रुके। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, जयप्रकाश नारायण का जहाँ रुके तो उसका मित्र का नाम क्या था, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके। दिन में दिनकर जी से भेंट हुई। दिनकर जी रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के यहाँ रुके थे। दिनकर जी रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के यहाँ रुके थे। और रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा। रामधारी सिंह दिनकर को रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें 3 मिनट में विलिंडिंग नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। 3 मिनट में सिर्फ विलिंडिंग नर्सिंग होम पहुंचाया गया, शायद अस्पताल से बुला होगा। और उसके बाद इलाज के पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सके। दिल का दौरा पड़ा, उन्हें 3 मिनट में विलिंडिंग नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सके, और वहाँ उसका रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया। तो इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकता है। आपको सब क्वेश्चन बता दिया हूँ कि उसका निधन कब हुआ। तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। रामधारी सिंह दिनकर जहाँ रुके तो उसके मित्र का नाम क्या था, तो ईश्वर अय्यर था। उसके मित्र का नाम क्या था, ईश्वर अय्यर था। तो आगे के क्वेश्चन बढ़ते हुए चलते हैं, और जिसको आप लोग को समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, 10th में भी पूछते हैं और 12th में भी पूछते हैं। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो उत्तर में क्या लिखना है आपको, साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। तो आप लोग 10th में जब हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे तो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद से ज़रूर पढ़े होंगे, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, निराश होता जाएगा, और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज निश्चय ही लोकतांत्रिक होगा। उसके यही क्वेश्चन में आपको लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में बापू और नेहरू किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने अपने भाषण में किया। बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने अपने भाषण में किया। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, उत्तर, जेपी जब बापू की बातों का विरोध करते थे तो बापू बुरा नहीं मानते थे, प्रेम से समझाते थे। नेहरू का भी यही स्वभाव था, वे बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे।
बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने अपने भाषण में किया? वो अपने भाषण में किया। तो उत्तर में लिखना है आपको, जेपी जब बापू की बातों का विरोध करता था, जेपी जब बापू की बातों का विरोध करता था तो बापू बुरा नहीं मानता था उसे, बल्कि उसे प्रेम से समझाते थे। नेहरू का भी यही स्वभाव था, वो बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। यही क्वेश्चन में लिखना है। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में है, जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो उत्तर में लिखना है आपको, उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की नेतृत्व ही कारगर है। बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए। इस आधार पर जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। उस उत्तर में क्या लिखना है आपको? उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व भी कारगर है। बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए। जो स्वतंत्रता के लिए बुजुर्गा क्लास मतलब मीडियम क्लास भी अगर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, प्रयास करता है तो सब लोग मिलकर उसका भी साथ देना चाहिए। इस आधार पर जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। जो मतलब गरीब घर है, जो मीडियम परिवार से है, वो लोग भी अगर पार्टी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, वो लड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसका साथ देना चाहिए। इसी आधार पर जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। यही लिखना है आपको। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, किसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था? क्वेश्चन में क्या है? किसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था? उत्तर, जनवरी सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था। जनवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण कॉलेज छोड़ा था। किसके आह्वान पर? गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा था। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी बनकर आ सकता है कि किसके आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा था। तो आंसर में क्या देना है? गांधी जी। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ से आधा से ज़्यादा क्लियर करते चलूँगा हम। तो किसके जयप्रकाश नारायण को कॉलेज कब छोड़ा था? तो जनवरी 1921 ईस्वी को। 2 क्वेश्चन बताए हुए यहाँ पर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन में चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बाबू क्या विचार थे? जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे? उत्तर में है, वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने के हिमायती थे। इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएगा। चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे? वे उत्तर में लिखना है आपको, वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने के हिमायती थे। इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएगा। मतलब वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने हिमायती थे। इससे सरकार का भी खर्च बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी अच्छा चुनाव भी हो जाएगा। यही था संबंध जयप्रकाश बाबू का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बाबू किसे मानते थे? डेमोक्रेसी। उत्तर में लिखना है आपको, डेमोक्रेसी जयप्रकाश बाबू अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के विरुद्ध अत्याचारों करने वालों को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे। अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र करने डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं। किसे मानते थे?
जयप्रकाश बाबू डेमोक्रेसी का दुश्मन किसे मानते थे? तो जयप्रकाश बाबू अत्याचारों के विरुद्ध, जो अत्याचार कर रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के विरुद्ध, जो शांतिपूर्ण नहीं कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, टेररिस्ट इस सब के बारे में विरुद्ध अत्याचार करने वाले के डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे। इन सब का जो अत्याचार कर रहा था उसको जयप्रकाश बाबू जी ने दुश्मन मानते थे। अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र करने डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको अच्छा से दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो जाके पहले पढ़िए। बहुत अच्छा चैप्टर है, आधा पुरुष का और आधा नारी का इस चैप्टर में बताया गया है, उसी का क्वेश्चन है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है, इस चैप्टर से आता ही है। एक बहुत इम्पोर्टेंस है ये क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क। तो चलिए इसका आंसर लिखना है, बहुत छोटा आंसर है, उत्तर में लिखना है आपको। पुरुष में नारी का गुण आने पर वह अधिक संवेदनशील दयावान बन जाता है, उसका आक्रामकता कम जाती है। और एक मिनट और देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। पुरुष में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? तो पुरुष में नारी का गुण आने पर वह अधिक संवेदनशील दयावान बन जाता है, उसकी आक्रामकता कम जाती है। जो अकड़ जो रहता है उसकी, जब पुरुष में नारी का गुण आता है तो उसकी जो अकड़ रहता है वो अकड़ भी कम जाता है और वो दयावान बन जाता है, मतलब बहुत दयालु बन जाता है। यही लिख देना आपको, 2 नंबर अच्छा से देगा। तो आज के इस क्लास में बस 19 नंबर क्वेश्चन तक ही हम पढ़ाएंगे और यहीं तक रहेंगे। इससे आगे आपको क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में हम देंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे और समझाते हुए चलेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए वीडियो। अच्छा से अच्छा मार्क आए, नंबर आए, और क्या हम सब कर सकते हैं। तो इससे पहले जो 8 से जो पहले क्वेश्चन है उस पर यूट्यूब पे प्रिंस एजुकेशन क्लास आप मारिएगा, सर्च में आएगा। नहीं तो अभी वीडियो देख रहे होंगे तो जाइए होम पेज पे जाइए और वीडियो वाले सेक्शन में जाइए। उसके बाद वहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके, और उससे आगे का क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा। वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में रहेगा, थंबनेल लगा हुआ होगा। तो जाइए आप चेक करिए और अच्छा से पढ़िए। तो आज के इस क्लास में इतना ही तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।